कंपेयर टू हमारे से अगर कंपेयर किया जाए छोटे बच्चे का ब्रीथिंग, तो उसका ब्रीथिंग सर रेट कई गुना ज्यादा। सर हाँ अब बोलिए। लेसन कौन सा शुरू कर रहे हैं? लेसन कौन सा शुरू कर रहे? हाँ अच्छा, मैं आपका नया नाम क्या है? अच्छा, नए गौरव। हो आप? हाँ गौरव, वी हैव स्टार्टेड रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाई डू वी टेक ऑक्सीजन, व्हाई वी एक्सेल CO2, क्या मैकेनिज्म है, ये सब पढ़ रहे हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली अच्छा अभी स्टार्ट ही हुआ है, डोंट वरी। लगभग आप इतना स्टार्ट ही हुआ है इन द सेंस, आप जितना पढ़ा है उतना कवर कर लोगे, ठीक है। पढ़ के भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर डिफिकल्टी आती है तो काइंडली गेट इन टच विथ मी, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यू आर ऑल क्लियर कि इंस्पिरेशन में जो दो टाइप की मसल है वो कौन सी है। इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे जाना, EICM का बाहर आना। अब थोरासिक रीजन वापस क्यों आता है? क्योंकि लंग्स और रिब केज से जुड़ी हुई IICM वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आती है, ठीक है। एक था आपका EICM, दूसरा था आपका IICM, ठीक। ये दोनों किससे जुड़े हुए थे? ICM, इंटरकोस्टल मसल। अगर ये मेरी लंग्स है और ये मेरी रिब केज है और ये मेरी बॉडी की वॉल है, बॉडी वॉल, तो इसके साथ जुड़ी हुई ये है EICM, और लंग्स और रिब केज के साथ, ठीक है, ये क्या है? रिब केज। लंग्स और रिब केज के साथ जुड़ी हुई कौन होगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो प्लीज माइक अपना ऑफ रखिए सभी जन। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम मी टू कंप्लीट द टॉपिक। सो रिब केज और लंग्स के साथ IICM जुड़ी हुई है, तो डायफ्राम नीचे जाता है, वापस ऊपर कौन भेजता है? एब्डोमिनल मसल। EICM बाहर जाता है, वापस खींच के कौन लाता है? आंसर इज लंग्स और रिबकेज के साथ जुड़ी हुई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लंग्स में कहता था ना आपको, लंग्स को हमेशा श्रिंक होना है, छुप के रहना है, हमेशा अंदर ही आना है। तो कौन सी मसल है जो बार बार लंग को उसके ओरिजिनल शेप पर ला रही है या श्रिंक करवा रही है? दैट इज IICM। तो IICM को कौन खींच रहा था? EICM। तो हम बोलते हैं ना, थोरैसिक रीजन से 20% इंस्पिरेशन होता है और 80% रेस्पिरेशन या इनहेलेशन डायफ्राम से होता है। तो डायफ्राम नीचे जा रहा था, EICM बाहर। डायफ्राम को वापस किसने लाया? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स ने वापस डायफ्राम को अपना डोम शिफ्ट कर दिया। EICM को अंदर किसने खिंचाया? लंग्स का वॉल्यूम वापस किसने डिक्रीज किया? थोरैसिक रीजन से कंपेयर किया जाए तो आंसर इज IICM। तो उस दिन आपने इन एक्सेलेशन और इनहेलेशन से मसल्स लिखा था, देखो जाकर, मसल्स लिखा था, और आपने इस साइड में लिखा है इनहेलेशन के अंदर कि EICM मदद करती है 20% और डायफ्राम मदद करता है, डायफ्राम मदद करता है 80%। आपने मसल्स में यहां लिखा है एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल, ठीक। तो एब्डोमिनल मसल डायफ्राम को ऊपर लेके जाता है, EICM को अंदर कौन खींचता है? लंग्स का वॉल्यूम। थोरैसिक रीजन से कौन डिक्रीज करता है? तो वहां पर लिख लेना, आपने लिखा नहीं होगा तो IICM, ठीक है। तो कौन सी दो मसल्स है जो एक्सेलेशन में काम आती है? तो एब्डोमिनल मसल्स ऊपर जाएंगे, डायफ्राम प्रेस, और लंग्स के और रिब के साथ जुड़ी हुई मसल्स है वो हमेशा अंदर आना चाहेगी, दैट इज IICM। तो ये दोनों जो चीजें हैं, इनका शेप चेंज हुआ एब्डोमिनल मसल्स का, उसने डायफ्राम को प्रेस कर दिया। लंग्स बेचारा चुपचाप अंदर बैठा था, रिब केज और बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई IICM ने उसको खींचा, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज। IICM बोलता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वापस अंदर आऊंगा। So these are the two muscles, abdominal muscles and IICM, which help in exhalation। और ये दोनों मसल्स क्या होती है? इनहेलेशन में काम आती है। ये लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने में ये दो मसल काम आती है, और लंग्स का वॉल्यूम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन ये दोनों मसल्स काम में आती है, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछे, लास्ट में ये जरूर बताना, एब्डोमिनल मसल्स और IICM लंग्स का वॉल्यूम वापस उसने ओरिजिनल शेप पर लाती है, और डायफ्राम और EICM उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स स्टडी व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट आपको पता है नॉर्मल अडल्ट में कितना है? 12 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग इज द पॉइंट। तो एक है थोरैसिक ब्रीथिंग, थोरैसिक मतलब रिब केज के थ्रू, और दूसरा कौन सा है? एब्डोमिनल ब्रीथिंग,
ठीक, दिस इज हाउ मच, दिस इज 80%, दिस इज हाउ मच, दिस इज 20%, राइट। सो अब देखो 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं, 9 मंथ के बाद हम बाहर आते हैं ना, ठीक है। तो 9 मंथ मतलब 9 मंथ, इसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने आते हैं। तो पूरे गर्भवती अवस्था में या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में 9 महीने रहते हैं, तो कितने ट्राइमेस्टर आएंगे? 3। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने आते हैं, रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 3 ट्राइमेस्टर में 9 महीने हो जाएंगे, राइट। तो 9 महीने 3 ट्राइमेस्टर में खत्म होते हैं। ये ट्राइमेस्टर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि अबॉर्शन वगैरह होता है उसके रेस्पेक्ट में हमको पढ़ना एसेंशियल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं। पर जो ट्राइमेस्टर रहते हैं कुछ बेसिकली फाइनल ट्राइमेस्टर में एब्डोमेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बेसिकली यूटेरस के ऊपर से बेबी आता है, तो जिसके कारण अब डायफ्राम प्रेग्नेंट फीमेल में नीचे नहीं जा पाता, एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रेस नहीं कर पाता। तो मैंने आपको बताया प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्टली वो वॉक पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका डायफ्राम नीचे प्रेस नहीं हो पाता, एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहां फीटस अकोमोडेटेड है या ऑलरेडी वहां पर एक बच्चा गर्भ में है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रेस किया नहीं जा सकता। तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं हो पाती, इसीलिए कब होती है? बेसिकली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन। तो यहाँ लिखता हूँ, आपको पता है ये आरो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसको फीमेल भी लिख सकते हो। तो इन फीमेल इन इन फीमेल इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कुछ ट्राइमेस्टर, बेसिकली अगर पढ़ना है समझना है तो फाइनल ट्राइमेस्टर, ठीक है। फाइनल ट्राइमेस्टर मतलब अब पहले मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ आ जाएंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और 3 मंथ, थर्ड जो ट्राइमेस्टर रहेगा उसमें 6 से लेकर 9 मंथ के एज, 6 के लेकर 9 मंथ में वो फीटस होगा, छोटा सा बच्चा होगा, बेबी होगा, वो माँ के गर्भ में, फीटस में। तो लास्ट कंडीशन में ये जो यूटेरस वाला एरिया बेसिकली पूरा वोम कहा जाता है, वो वोम स्वलन हो जाएगा, बहुत स्वलन हो जाएगा। स्वलन होने के कारण डायफ्राम को जगह नहीं मिलेगी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। तो फीमेल को क्या रेफर किया जाता है? मोस्टली गो टू द वॉक, वॉक पर जाओ, लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है, जिंदगी जी लो अपनी। तो लंबी लंबी सांसें लेती है या वॉक पर जाती है, क्यों? दे हैव टू मोस्टली डू विच टाइप ऑफ ब्रीथिंग? थोरैसिक ब्रीथिंग, ठीक है। तो इन फीमेल, ये फीमेल का एरो है, इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कौन से ट्राइमेस्टर में? फाइनल ट्राइमेस्टर। फाइनल ट्राइमेस्टर मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 to 9 मंथ, ठीक है। 6 से लेकर 9 मंथ के ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसका कौन सा ब्रीथिंग रहता है? बेसिकली थोरैसिक, एब्डोमेन से नहीं कर पाती, क्योंकि एब्डोमेन में फीटस, एब्डोमिनल रीजन में फीटस अकोमोडेट हुआ है, मतलब यहाँ नहीं, बेसिकली वोम से आता है, वो बाद में अच्छे से समझाऊंगा। बट फाइनल ट्राइमेस्टर में वो एब्डोमिनल ब्रीथिंग नहीं कर पाएगी। सो इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइनल ट्राइमेस्टर एब्डोमिनल ब्रीथिंग abdominal breathing becomes difficult. So the pregnant female mostly participate which type of breathing? Thoracic. इसीलिए आपको सवाल पूछेगा thoracic breathing किस में दिखता है, abdominal breathing किस में दिखता है? तो abdominal breathing मोस्टली मेल्स में दिखता है, thoracic breathing मोस्टली फीमेल्स में दिखता है, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको समझाया। आप किसी के दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा, सर जिंदगी भर तो प्रेग्नेंट नहीं रहती है ना, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही प्रेगनेंसी के स्टेज पर जाएगी। बट वी हैव टू अकोमोडेट और वी हैव टू सोफिस्टिकेट ए पर्टिकुलर वर्ड कि इस टाइम पर 9 मंथ ड्यूरेशन इज नॉट ए जोक, ठीक है। अगर इनिशियल ट्राइमेस्टर, फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स पहले के 6 मंथ में देखो, तभी भी तो उसका फीटस धीरे धीरे अकोमोडेट हो रहा है ना, एक ही उसी बॉडी में अकोमोडेट हो रहा है। ये तो नहीं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आकर एकदम से दिख गया वो, ऐसा तो नहीं हुआ ना, धीरे धीरे आ रहा था, वो डेवलप हो रहा था। इसका मतलब क्या है? इनिशियली ऑल्सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द डायफ्राम टू प्रेस द एब्डोमिनल ऑर्गन एंड द एब्डोमिनल मसल्स वी आर नॉट रिलैक्सिंग। अगर वो रिलैक्स ही नहीं हो रहे हैं तो एक्सेलेशन के लिए वो डायफ्राम को कभी प्रेस ही नहीं करेंगे, इसलिए डायफ्राम नीचे ही नहीं जाता है। बेसिकली डायफ्राम इज डिफिकल्ट फॉर डायफ्राम टू गेट फ्लैट, अपना पोजीशन, अपना शेप डोम शेप से चेंज करके फ्लैट में जाने में उसको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज फीटस इज अकोमोडेटिंग इन द एब्डोमेन। So according to the terminologies or according to the scientific research, we have stated that abdominal breathing ज्यादातर मेल्स में दिखती है, फीमेल्स में नहीं। फीमेल्स में वो थोरैसिक के कारण अपना ब्रीथिंग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है
सर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फीमेल टू टेक द ऑक्सीजन। उसके दो रीजन है। क्यों पता है? क्योंकि उसके बच्चे की लंग्स, जब तक वो सांस नहीं लेता है, जब तक वो बाहर नहीं आता है ना, तब तक उसकी लंग्स फंक्शनल नहीं होती है। बेसिकली ऑक्सीजनेशन जो प्रोसीजर रहता है ना, लंग्स और हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, तो माँ ही बच्चे को ब्लड से ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो देखो कितनी, मतलब हम जिनसे पैदा हुए हैं उन्होंने कितनी तकलीफ झेली है। सिर्फ 9 मंथ रखना इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर, शी शेयर हर ओन ऑक्सीजन वैल्यू विथ यू। उसको कितना, उनको कितना डिफिकल्ट होता होगा, अपने डायफ्राम को प्रेस नहीं कर पाते बिकॉज एब्डोमेन में आप हो और मैं था, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक देयर डायफ्राम फ्लैट बिकॉज वी आर अकोमोडेटेड। सो दे हैव टू मोस्टली विच टाइप ऑफ ब्रीथिंग करना पड़ेगा उनको? थोरासिक से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अकोमोडेट नहीं है। तो थोरासिक ब्रीथिंग मतलब 20% ब्रीथिंग जो होता है ना, थोरासिक ब्रीथिंग, सिर्फ वही वो करना, वही वो कर सकते हैं। इसलिए मोस्टली दे वॉक। तो ये मत समझो कि 20% जो ब्रीथिंग कर रहे हैं सिर्फ उनके ही ऑक्सीजन की नीड सेटिस्फाई करेंगे, नहीं। वो फीमेल की ऑक्सीजन नीड प्लस द ऑक्सीजन नीड ऑफ यू। मतलब हम जो वोम में है, हमारी ऑक्सीजन भी फीमेल के, हमारी मदर के ब्लड से आता है, ठीक है? और मदर के ब्लड में वर्क करने के लिए भी जो ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी मदर के ही लंग से आता है। वो थोड़ी सांस लेगा कहीं से। So it is very difficult for the female to do that type of breathing. So we have concluded thoracic breathing female participate करती है, abdominal breathing abdomen के थ्रू males में participate करती है। अब now question arises, सर मेल अगर abdomen के थ्रू breathing करता है तो thoracic के थ्रू नहीं करता है क्या? करता है। अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर फीमेल अगर thoracic के थ्रू करती है तो abdomen के थ्रू नहीं करती है। एक्सेप्शंस को छोड़ दो, ज्यादातर हमको क्या दिखता है? फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती है जिसके कारण वो एब्डोमेन के थ्रू ब्रीथिंग नहीं कर पाती, तो थोरासिक ब्रीथिंग फीमेल ज्यादातर। और मेल्स में प्रेगनेंसी नहीं होती है, मेल्स का डायफ्राम प्रेस्ड हो सकता है, इसलिए मेल्स में थोरासिक भी होता है बट ज्यादा एब्डोमिनल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइनल ट्राइमेस्टर एब्डोमिनल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, so female participate or female do thoracic breathing करती है। और यहाँ नीचे लिख लेना जाने वाले ये मेल्स, ब्रैकेट में लिख लो, मेल्स क्या करते हैं? मेल्स मोस्टली पार्टिसिपेट एब्डोमिनल ब्रीथिंग, right? So what is the general breathing rate found in any of the individual, either male or either female? What is the general? So the general BR, सर बोलिए। एक क्वेश्चन, बोलिए। सर फिर जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रहती है तो फिर उसमें फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, ब्रीथिंग होती होगी? अनामिका, फीमेल प्रेग्नेंट रहती है। आप बोलो कि मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है, आपने फीमेल बोल दिया। सर मतलब जब फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं रहते तब? अच्छा, तो वही तो मैंने आपको समझाया। देखो फीमेल्स, मैंने बताया, अच्छे से सुनो, फीमेल्स हमेशा प्रेग्नेंट नहीं रहती सर, करेक्ट? तो हमेशा बाकी टाइम तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है ना? यस होता है। मेल्स में भी थोरासिक एब्डोमिनल, फीमेल्स में भी थोरासिक एब्डोमिनल, बट हमको सजेस्ट करना होगा। देखो आपको मैं कोरिलेट करता हूँ दूसरे चैप्टर से, अच्छे से सुनना। फीमेल में भी ब्लड होता है, मेल्स में भी ब्लड होता है, बट फीमेल्स का ब्लड एज कंपेयर टू मेल्स के ब्लड में अंतर है इन द सेंस, उसमें भी 5 लीटर है बट इसमें 5 से 4.8 है। तो सर 200 ml की चर्चा की जा रही है। यस देयर इज ए नीड। सर ब्लड है ना दोनों में, रहने दो ना, फीमेल में ब्लड है, मेल में भी ब्लड है। नो, वी विल वांट टू गेट स्पेसिफाई कि ऐसा इतना ही होता है, इतना ही ब्लड रहता है या उनसे कम ही रहता है। तो हम हर एक चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं किताबों में, ठीक है? तो जड़ तक जाने के लिए, हम तह तक जाने के लिए हम चीजों को कैसे पढ़ते हैं? व्हाई डज देयर इज अ रीजन दैट द फीमेल इज हैविंग लेस ब्लड एज कंपेयर टू द मेल? तो सर देयर इज अ रिप्रोडक्टिव इवेंट, और देयर इज अ रिप्रोडक्टिव इवेंट व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म। तो सर इन द यूटेरस ब्लड वेसल्स आर प्रिपेयर्ड। व्हाई ब्लड वेसल्स आर प्रिपेयर्ड? जैसे सिंपल है, दुल्हन सजी है और दूल्हे के आने के लिए मंडप सजाया गया है। स्पर्म्स के आने के लिए, दूल्हे के आने के लिए अगर मंडप सजाया गया है और दुल्हन अंदर बैठी है, इफ द स्पर्म डू नॉट कम, इफ द दूल्हा डू नॉट कम, जितना मंडप सजाया है उसका क्या होगा? उसको तो बर्बाद कर दिया जाएगा बिकॉज शादी नहीं हुई। तो वही है मैकेनिज्म। ओवम
फीमेल के अंदर है, ओवम दुल्हन है, मेल स्पर्म है, मेल दूल्हा है, उसके आने के लिए यूटेरस में बेसिकली वेजाइनल के ऊपर पार्ट में ब्लड वेसल्स को प्रिपेयर किया जाता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, ब्लड बाहर निकलता है। तो देयर इज अ रीजन कि ब्लड की कमी क्यों रहती है फीमेल में, भले ही ब्लड दोनों में क्यों ना हो, बट कुछ ना अंतर, कुछ तो अंतर है सर। यस, फीमेल इज हैविंग लेस काउंट ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू मेल बिकॉज मेल डू नॉट प्रोड्यूस ओवम और देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो और प्रोलिफरेशन, डिवीजन ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होता है मेल्स में, क्योंकि वहां ओवम नहीं होता है, वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सब चीजें फीमेल में नजर आती है, इसलिए उसमें ब्लड काउंट कम हो जाता है। इसको अगले चैप्टर में देखेंगे। सिमिलर टू दैट हमको इस चैप्टर में भी यही पढ़ना है कि क्या दोनों में ब्रीथिंग है। हाँ, दोनों में ब्रीथिंग है। जैसे वहां बी से दोनों में ब्लड था, ऐसे ही यहाँ पर बी से, इस चैप्टर में दोनों में बी से ब्रीथिंग हो रही है, बट फिर भी दोनों में अंतर है क्या? हाँ है सर। मेल्स में ब्रीथिंग एब्डोमिनल ज्यादा होता है क्योंकि वहां प्रेगनेंसी नहीं दिखती। इवन 2 प्रेगनेंसी दिखती है फीमेल में, तब भी मैं कहूंगा कि इस फीमेल ने अपने जीवन की अवस्था में कोई ना कोई ऐसा पल गुजारा है जब उसको थोरैसिक ब्रीथिंग का पार्टिसिपेट करना पड़ा, ना कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल ब्रीथिंग वो उस समय नहीं कर पा रही थी जब उसके एब्डोमेन में या वोम में फीटस था। तो कुछ समय के लिए था, कुछ समय के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। पूरा 28 डेज में हर दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, हर दिन ब्लड लूज आउट नहीं होता है, बट कुछ पल भी होता है। उस कुछ पल के भरोसे हमने रख दिया नाम कि ब्लड फीमेल में कम रहता है एज कंपेयर टू मेल। तो ठीक उसी तरीके से अगर कुछ अवस्था में जीवन के लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पैन में, अगर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी फीमेल में प्रेगनेंसी होती है और उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो एब्डोमेन से ब्रीथिंग नहीं कर पाती है, तो हमने नाम रख दिया फीमेल में थोरैसिक ब्रीथिंग होती है। और मेल्स में पाया गया कि वो अवस्था आई ही नहीं कभी, इसलिए मेल में उस अवस्था को लेकर हमने कह दिया कि मेल्स में थोरैसिक नहीं, ज्यादातर एब्डोमिनल ब्रीथिंग पार्टिसिपेट होती है। इज द टॉपिक क्लियर अनामिका? हाँ सर। उस टॉपिक को लेकर हमने कह दिया कि मेल्स में थोरैसिक और उसमें एब्डोमिनल। तो यहाँ मैंने लिखा हूँ मेल्स में कौन सी ब्रीथिंग पार्टिसिपेट होती है? एब्डोमिनल, फीमेल्स में थोरैसिक। सो लेट्स राइट डाउन द अदर स्टेटमेंट। कितना ब्रीथिंग रेट है? ब्रीथिंग रेट, आई होप आपको दिख रहा होगा ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट इज सोमन। वैसे तो मुझे आवाज पसंद है क्लास में, मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस रहती है, बट ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है कि डाउट पूछ रहे हो कि माइक गलती से चालू हो गया। एनीवेज, ब्रीथिंग रेट दैट इज BR, ठीक है, BR, बायोलॉजी बाय रोहित सर, ठीक है, दिस इज वी कैन रिमेंबर BR। तो ब्रीथिंग रेट कितना है? 12 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये टी है, हाँ पढ़ा लिखा है मैंने, 12 टाइम्स पर मिनट। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं अगली बात कि कैसे ब्रीथिंग रेट रेगुलेट होता है। ब्रीथिंग रेट के फैक्टर्स क्या है? मतलब 12 प्रति मिनट हम 12 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन टोटल। ब्रीथिंग रेट इज काउंट ऑफ द इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, दोनों का काउंट एक साथ। तो 12 टाइम्स पर मिनट। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से एक पर्सन में ब्रीथिंग रेट अल्टर होगा। अल्टर मींस चेंजेस होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर अल्टरेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट? हर किसी का ब्रीथिंग रेट एक जैसा होता है? नहीं सर, कभी कभी हम जोर से सांस लेने लग जाते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और डिक्रीज तो लेस होता है, बट हमको ब्रीथिंग रेट नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा पड़ना है या किस फैक्टर पर डिपेंड होता है, आप उससे रिलेशन निकाल सकते हो कि बाकी फैक्टर्स के चेंज होने से ब्रीथिंग रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सबसे जनरल चीज देखते हैं, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग किस पर डिपेंड रहती है? ब्रीथिंग रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग रेट, ऐसा लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग रेट। दोस्त हु आर न्यू डोंट गेट वरी, चैप्टर के एंड में आपको लगेगा, अभी अगर आप आए हो तो चैप्टर के एंड में लगेगा हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, राइट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग रेट, BR या ब्रीथिंग रेट को कौन अफेक्ट करता है? तो पहली बात हमको एक टॉपिक समझना है कि सर एक छोटा सा इंफेंट है, एक छोटा सा बच्चा है, हाँ तो क्या उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे? यस, ठीक है सर। मैं एक बड़ा सा बॉडी हूँ, अडल्ट हूँ, डेवलप्ड हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, मेरे ऑर्गन्स और उसके ऑर्गन्स में कोई अंतर है? हाँ, उसके ऑर्गन्स छोटे हैं, मेरे ऑर्गन्स बहुत बड़े, ठीक है सर। ऑर्गन्स का ही डिफरेंस है? नहीं, और एक मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, बाकी तो है मेन डिफरेंस सर, उसकी ग्रोइंग स्टेज।
एज कंपेयर टू मेरी ग्रोइंग स्टेज, उसका ग्रोथ रेट मुझसे कई गुना ज्यादा है। मतलब वो छोटा सा बच्चा, उसका ग्रोथ रेट अगर देखा जाए ना, वो वेरी रैपिडली ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है एज कंपेयर टू मी। जितना मेरा ग्रोथ रेट नहीं है ना, जितना मैं जल्दी बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उससे कई गुना ज्यादा उसके छोटे छोटे ऑर्गन, उसके बोन सभी रैपिडली डिवाइड करेंगे। तो सर अगर ये उसका सेल है और ये मेरा सेल है, ठीक है, लगभग सेम ही हो गया, सेम ही रहना चाहिए। अगर ये उसका सेल है और ये मेरा सेल है, तो इसके सेल में डिवीजन होने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू मेरे बॉडी का सेल। तो सर अगर इसके सेल में ये एक सेल से बहुत जल्दी जल्दी दो सेल्स बनाएगा, रैपिडली ग्रोथ करेगा, तो सर इसके सेल्स में ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगी। यस, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। ये ग्लूकोज का टूटना मतलब क्या है? कोई चीज को जब काटा जा रहा है ना, काट 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 से मैंने बोला, तो उसे कैटाबोलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कैटाबोलिज्म। एक कैटाबोलिज्म काटना, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगा, तो कैटाबोलिज्म। और कोई चीज जुड़ रही है तो मैं उसे कहूंगा एनाबोलिज्म। दोनों किस में आता है? दोनों एक कॉमन प्रोसीजर में आते हैं, जिसे कहते हैं मेटाबोलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबोलिज्म? मेटाबोलिज्म बॉडी के हर जनरल केमिकल रिएक्शन जो हर एक सेल में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में टेक प्लेस हो रहे हैं, उस बॉडी को ग्रोथ अप करने के लिए उसे मेटाबोलिज्म कहा जाता है। तो सर मेरे बॉडी का मेटाबोलिज्म एज कंपेयर टू वो छोटे बच्चे का मेटाबोलिज्म, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मतलब बेस का, उसके बॉडी का बॉडी मेटाबॉलिक रेट नहीं है, उसके बॉडी में जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो रहे हैं वो मुझसे कई गुना ज्यादा है। आप खुद कंपेयर करना, जितने टाइम पर आप ग्रोथ करते हो, एक अडल्ट की बात कर रहा हूँ, उतने ही टाइम में एक इंसान फास्टर ग्रोथ करता है। उसका साइज छोटा है, आपका साइज बड़ा है। जितना बड़ा साइज रहता है ना, उतना कम उसका मेटाबॉलिज्म रहता है। मेरा साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एक छोटा सा इंसान। मेरे बॉडी में डिवीजन की कैपेसिटी या ग्रोथ की कैपेसिटी या हर एक सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, और एज कंपेयर टू द इन्फेंट, छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, मुझे ब्रीथिंग रेट कैलकुलेट करना है दोनों का, मुझ में और उसमें कितना है, तो उसका हर एक सेल का रेट देखूं तो मैं देख रहा हूँ, अरे वाह कितना फास्टली ग्रोथ कर रहा है, इसको आसमान को छूना ही लगता है। मतलब इतने रैपिडली उसके हर एक ऑर्गन मेटाबॉलिज करेंगे मतलब केमिकल रिएक्शंस करेंगे, तो उनको ऑक्सीजन लगेगा। उसका साइज कैसा है सर? बहुत छोटा। और उसमें मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है सर? बहुत ज्यादा। मतलब उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी केमिकल्स वर्क कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ताकि बॉडी को ग्रोथ कर पाए। मेटाबॉलिज्म ज्यादा है सर, मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा है पर साइज तो कम है। हमारे बॉडी में क्या है? हमारा साइज बड़ा है, मेटाबॉलिज्म छोटा है। हमारे बॉडी में कम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं करती जितना छोटा सा बच्चा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसके अभी अभी जीवन मिला है उसको। उस जीवन को भगवान ने जो अर्पित किया है, उसका फायदा उठाकर वो मेटाबॉलिज्म तो डेफिनेटली करेगा ही। देयर सेल्स कोऑर्डिनेट इन ए डिफरेंट मैनर, राइट? तो क्या सर साइज और बॉडी के मेटाबॉलिज्म का कुछ ना कुछ रिलेशन है? यस। जितना बड़ा साइज रहेगा उतना कम मेटाबॉलिज्म रहता है, और जितना कम साइज रहता है उतना फास्टर मेटाबॉलिज्म रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके लंग्स बॉडी में ऑक्सीजन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रति मिनट पर मिनट जितना एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू वो छोटा सा इन्फेंट या बच्चा, उसके रेस्पेक्ट में मैं मेरा देखूं तो उतने ही पर मिनट में मेरा लंग कम गैसेस एक्सचेंज करेगा, बेसिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीथिंग रेट। तो मेरा लंग कम ब्रीथिंग रेट शो करेगा एज कंपेयर टू इन्फेंट। रीजन, मेरे बॉडी के सेल्स का मेटाबॉलिज्म उतना फास्टर नहीं है, बिकॉज मेरा साइज बढ़ चुका है। साइज और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट का इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है। एक हाथी के और एक चींटी में, या एक बड़ा सा हाथी जो डेवलप हो चुका है और उसका छोटा सा, या टाइगर मान लो, उसका छोटा सा कब जो अभी डेवलप हो रहा है, उसके बॉडी की हर एक सेल की ग्लूकोज को या हर एक सेल की केमिकल रिएक्शंस को ऑक्सीजन नीड सेटिस्फाई करने के लिए जितना उसका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है बड़े से हाथी का, एज रेस्पेक्ट टू जो उसका छोटा सा बेबी कब है, उसके सेल्स में फास्टर ग्रोथ रेट होगा, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स डिवाइड करेंगे, बिकॉज एट ए सर्टेन रेट ग्रोथ स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता। अगर मैं हाथ अपना कट करता हूँ तो कल फिर ये स्किन रिजेनरेट हो जाएगी, बट ग्रोथ होने वाले सेल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स।
ग्रोथ होने वाले सेल्स जो मेरी बॉडी की ग्रोथ कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, वो तो उतना फास्ट की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। मतलब उतना ज्यादा उसको मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में, नो। तो उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो उतने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है, मीन्स उतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, मतलब लंग्स को उतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो इन्फेंट में मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, हर एक सेल में केमिकल रिएक्शन ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसका बॉडी का साइज छोटा है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग रेट के पहले, या नोट में आप चीज लिख सकते हो बॉडी का BMR, ठीक है। अगेन BMR नॉट मीन्स बायोलॉजी में मिस्टर रोहित नहीं है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मुझे ऐसी चीजें याद करने की आदत पड़ चुकी है, आपको जैसे याद करना है वैसे याद करिए। तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, किसी भी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट उसके साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सिंपल एक स्टेटमेंट, बड़ा सा लड़का है 100 किलो का या 150 किलो का, और उसके रेस्पेक्ट में 40-50 किलो का एक लड़का है, तो साइज किसका डिफरेंट है? उसका साइज बहुत ज्यादा है। कौन ज्यादा काम कर पाता है? वो नहीं, जो पतला लड़का है वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। क्यों? साइज डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग होगा। तो दो बड़े से बॉडी का जब आप साइज, दो जो एक एज के हो लेकिन वेट में अलग अलग हो, आप उसका BMR चेक कर रहे हो, तो दोनों के ब्रीथिंग में BMR में अंतर है, दोनों का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है साइज के हिसाब से। तो उसको छोड़ दिया जाए तो एक छोटे से बच्चे और एक बड़े से घोड़ा, घोड़ा नहीं, बड़े से व्यक्ति का या एक अडल्ट का, बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है इन्फेंट और अडल्ट, इन दोनों का ब्रीथिंग रेट कंपेयर किया जाए, कैसे करोगे? साइज देख लो, साइज इसका बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत कम मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत कम इन द सेंस ग्रोथ के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है, राइट। तो एक इसके ऊपर नोट लिख लो कहीं पर भी, नोट BMR, या इसमें भी लिख सकते हो ओके। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। कॉल आ गया था, आई गेस डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, चलो। तो BMR को क्या समझ सकता हूँ? बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक, इसको आप, ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है बट यहाँ पढ़ा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब क्या? बॉडी का BMR किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जितना बड़ा किसी स्पीशीज का साइज होगा उतना कम उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रोथ कर चुकी है। अच्छा, आपको साइज नहीं दिख रहा है? थोड़ा ब्लर नहीं दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? इफ एनी डिस्टर्बेंस काइंडली नोटिफाई मी। तो जितना बड़ा किसी स्पीशीज का साइज होगा उसका BMR उतना कम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो नॉर्मल अडल्ट में कितना ब्रीथिंग रेट रहता है? तो ब्रीथिंग रेट एक अडल्ट में 12 टाइम्स पर मिनट है, 12 टाइम्स पर मिनट। ब्रीथिंग रेट एक इन्फेंट में 40 टाइम्स पर मिनट है। तो अगर आपको एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, तो अगर वो आपको 40 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सिचुएशन सब नॉर्मल है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर 20, अगर आप कंपेयर कर रहे हो उसके चेस्ट पर हाथ रख रहे हो और खुद के हाथ पर रख रहे हो, हाँ ये एक, हाँ ये दो, अगर आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो और पता चला कि हाँ ये मेरे ही जैसा है, ये मेरे ही जैसा है, इसका भी 12 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन हुआ, मेरा भी उतना ही, तब आपके दिल को सुकून मिला, हाँ यह है A+, ठीक है। तो ये गलत है, आपका जितना होगा उससे ट्वाइस, बेसिकली ट्वाइस नहीं कह सकता हूँ, थ्राइस हो चुका, 12 × 2 24 हो गया, ट्वाइस, उससे कई गुना, थ्राइस या क्वार्टराइज में बोल सकता हूँ, थ्राइस तो होता ही है, ठीक है। तो आपका जितना हो रहा है उसका पर मिनट उसका क्या होना चाहिए? थ्राइस होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल बोल रहा हूँ। तो 40 टाइम्स पर मिनट होता है बिकॉज उसका साइज क्या है? साइज छोटा है, वो एक इन्फेंट है, तो उसके बॉडी के सेल्स का मेटाबॉलिज्म का रेट, ठीक है, उसके बॉडी के सेल्स का मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होगा, ठीक। तो साइज एरो नीचे कर देता हूँ, अब साइज छोटा मतलब बॉडी के मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा इफ BMR इंक्रीजेस, मींस डिमांड ऑफ, जिसको समझ गया है वो अपनी भाषा में लिख सकता है,
है, बट जिसको नहीं समझा है वो डिस्क्राइब करके लिखते जाओ। इफ VMR इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इंक्रीजेस। इफ द VMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, क्यों? साइज घट रहा है तो बढ़ेगा। ठीक, तो अगर BMR इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इंक्रीजेस, so the breathing rate increases। कोई डाउट है? आगे बढ़े हैं? कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो मिटाते हैं। अब असली में पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो एक अडल्ट के या एक स्पीशीज का या जनरल में ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला कौन से ऐसे फैक्टर है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं बीच में फैक्टर्स है, फैक्टर्स। तो जो ब्रीथिंग रेट को जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इधर लिखते हैं, और जो ब्रीथिंग रेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो इधर लिखते हैं। तो बताओ, एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीथिंग रेट बढ़ता है? ज्यादा रनिंग हाँ। करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ब्रीथिंग रेट बढ़ता है। हाँ। तो ब्रीथिंग रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख रहे हैं हम, मतलब ये करेंगे तो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। तो बताओ, एक्सरसाइज को यहां लिखूं कि यहां की यहां? बोलो। डायरेक्टली में। ठीक है, एक्सरसाइज जितना ज्यादा करोगे उतना ब्रीथिंग रेट ज्यादा बढ़ेगा। तो ब्रीथिंग रेट के कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ब्रीथिंग रेट के कौन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो अगला स्टेटमेंट, एक्सरसाइज जितनी ज्यादा उतना ब्रीथिंग रेट ज्यादा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कि अगर हम अल्टीट्यूड पर जाते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये माउंटेन है ना, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। तो और एक चीज आती है, माउंटेन पर रहने वाला ये एक नादान परिंदा जिसका नाम है पोप, जिसका नाम समझ लो कोई भी, पप्पू। ठीक है, तो माउंटेन पर रहने वाला पप्पू और यहाँ पर रहने वाली गुड़िया। ठीक है, तो गुड़िया जो माउंटेन के नीचे सतह पर रह रही है और पप्पू जो माउंटेन के टॉप पर रह रहा है, दोनों के ब्रीथिंग में अंतर होगा। क्यों सर? जैसे जैसे अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ठीक है, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, अवेलेबल ऑक्सीजन इस एरिया में कम हो रहा है। सिंपल है, अगर हाइट के ऊपर जा रहे हो तो एटमॉस्फेरिक रीजन चेंज होता है, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर लेयर्स रहती है अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग लेयर्स के रहने के कारण यहाँ पर या एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इस सतह पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है। ट्रीज, वेजिटेशन, बहुत सारे अबंडेंट रीजन है, ट्रीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा यहाँ रहेगी, मोर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रीज को यहाँ मिलेगा, लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर रहेगी। सनलाइट की वजह से गैसियस मैटर डिसोसिएट होते हैं, ऑक्सीजन ओजोन में भी कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे सनलाइट का अमाउंट इंक्रीज होगा। न्यूमरस रीजन रहते हैं जिसकी वजह से अल्टीट्यूड या हाइट पर इंक्रीज करने की वजह से ऊपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू नीचे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो गुड़िया और पप्पू में से किसकी लंग्स में ज्यादा या किसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, सांस लेने में तकलीफ किसको होगी? पप्पू को। आपको एक सवाल आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। हाइट पे रहने वाले का आरबीसी काउंट डिफरेंट रहता है, रेड ब्लड सेल का काउंट डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू छोटी सी गुड़िया। तो पप्पू और गुड़िया के आरबीसी काउंट में भी अंतर होगा। इसको आने वाले क्लासेस में समझेंगे, बट ये याद रखना मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझे याद रहेगा, आपको याद रखना कि मैं क्या समझाने वाला था। तो गुड़िया और पप्पू में किसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी? इसको, क्योंकि ये हाइट पर इंक्रीज हो चुका है। इसको आने वाले क्लासेस में देखते हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। अब बताओ, अल्टीट्यूड को इधर लिखूं या इधर लिखूं? इनवर्सली में। सोचो, पक्का? अल्टीट्यूड, हाइट बढ़ रही है तो ब्रीथिंग रेट, देखो मैंने थोड़ा आपको घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया है। जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे हो, अल्टीट्यूड पर जा रहे हो, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, ब्रीथिंग रेट क्या होगा?
increases. बढ़ेगा। बाकी जनों को आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा दिमाग भी लगाओ फिर। हाँ? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप क्या करोगे? जैसे आप इधर गए हो, क्या कहते हैं उसे, बमलेश्वरी गए हो, बमलेश्वरी, वैष्णो देवी, कोई भी टॉप रीजन में गए हो, आपको ऑक्सीजन सर की कमी ब्रीथिंग महसूस। रेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे आप हाइट पर जाओगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने के कारण योर ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज। तो हाइट के जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। तो किधर लिखूं, उधर या इधर? डायरेक्टली एक्सरसाइज करने से जैसे जैसे एक्सरसाइज का अमाउंट बढ़ता है ब्रीथिंग रेट बढ़ता है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी मतलब एज वी गो टू द माउंटेन द ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज। समझ गया? हाँ सर। डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। अब मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। प्रेशर सोचो, और बता देता हूँ प्रेशर कहाँ की बात कर रहा हूँ। प्रेशर बाहर का प्रेशर नहीं, मेरे लंग्स का प्रेशर। अब सोचो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा ब्रीथिंग रेट का क्या होगा? सोचो। सोचो प्रेशर से ब्रीथिंग रेट का क्या रिलेशन है? बुद्धू लोग, डायफ्राम नीचे जा रहा था, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा था, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा था तो क्या घट रहा था? प्रेशर। प्रेशर घट रहा था। प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर का अलग रिलेशन है। तो सिंपल सी बात, मैंने उस दिन जो बलून लाया था, जब मैं डायफ्राम को नीचे खींच रहा था तभी अंदर वाला छोटा सा बलून इंक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर जब घटता है तब सांस अंदर आती है, ठीक। प्रेशर जब बढ़ता है, बलून को दबाओ, लंग्स को दबाओ, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर जाएगा। तो सोचो प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तब एक्सहेल हो रहा है, प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है तब इनहेल हो रहा है। तो ब्रीथिंग रेट डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली? सर प्रेशर लंग्स में जब भी घटता है ना तब एयर आती है, मतलब ब्रीथिंग रेट इज क्या? प्रेशर के कैसे रिलेशन में? बोलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सोचो। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। प्रेशर जब भी घटता है तब सांस अंदर लेते हो, प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो सांस बाहर जा रही है। दोनों को जोड़ दो। सर जब भी प्रेशर जो है ना उसके अपोजिट में, ये कभी नहीं हो रहा प्रेशर बढ़ रहा है तो एयर भी बढ़ रही है, नहीं। प्रेशर बढ़ रहा है तो लंग्स के अंदर एयर घट रही है, ठीक। और प्रेशर कम हो रहा है, लंग्स एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में अंदर का प्रेशर कम कर देता है। कौन? डायफ्राम नीचे, लंग्स एक्सपांड, लंग्स एक्सपांड या वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर घट गया। तो जब भी सर प्रेशर घटता है तब एयर बढ़ती है। एक स्टेटमेंट, दूसरा लॉजिक लगा। सर जब भी लंग्स दब रही है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। सर प्रेशर जब बढ़ता है ना, लंग्स का एयर डिक्रीज होता है। बलून का कंपेयर कर लो, बलून को दबाओ, प्रेशर लगाओ तो एयर बाहर, प्रेशर कम करो इसमें बलून में, एयर अंदर। मतलब ब्रीथिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नॉट डायरेक्टली। डोक्यात